गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के फर्स्ट यूनिट मार्केटिंग या विपणन चैप्टर के लिए जो हमने नोट्स बनाया था उसको एक बार रिव्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने विपणन के बारे में जो चीज़ें पहले देख ली थी वो थी विपणन का आशय, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति। जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई थी वो थी रोल और इम्पोर्टेंस और कार्य। तो आज हम देखेंगे रोल और इम्पोर्टेंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विपणन जो कार्य है वो किन किन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहें तो इसको देख सकते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से कि ये समाज के दृष्टिकोण से कैसा होगा, या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए कैसा होगा, या जो यूज़र्स हैं यानी जो वस्तु को उपयोग करने वाले उपभोक्ता जिन्हें हम कहते हैं उसके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। या और चूँकि प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो किसी देश में बनाए जाते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था में भी वो अपना योगदान देते हैं। तो आज हम देखेंगे विपणन की महत्वपूर्ण जो भूमिका है या महत्व है वो किन किन क्षेत्रों में है। तो एक समरी हम देख लेते हैं। पहले ये है समाज के लिए विपणन का महत्व। फिर हम देखेंगे निर्माताओं के लिए वितरण का महत्व, ऐसे ही उपभोक्ताओं के लिए विपणन का महत्व और अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का महत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाज के लिए विपणन का महत्व। विपणन यानी बाजार की व्यवस्था, किसी वस्तु के उत्पादन से शुरू करते हुए उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने तक का जो कार्य है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये पुराने समय में ये व्यवस्था थी कि वस्तु का उत्पादन करना और उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सारे विपणन थे। लेकिन आधुनिक समय में विपणन के लिए जो परिभाषा बनाई गई है वो परिभाषा कुछ अलग है, जिसके अंतर्गत कुछ नई चीज़ें जो जोड़ी गई वो थी कि वस्तु के निर्माण से पूर्व एवं वस्तु के विक्रय के पश्चात तक जो कार्य किए जाते हैं, विक्रय के पश्चात जो सेवाएं दी जाती हैं उपभोक्ताओं को, ये सारे जो कार्य हैं ये सब के सब विपणन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे कार्यों के लिए कहीं ना कहीं मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं मैन पावर अगर की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को रोज़गार मिलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं समाज के लिए ये रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराते हैं, यानी फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय रोज़गार के संसाधन उपलब्ध नहीं थे, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के विपणन संबंधी कार्य भारत में नहीं हुआ करते थे। भारत में 1951 में वितरण क्रियाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 78 लाख व्यक्ति लगे हुए थे, लेकिन इनकी संख्या सन 2000 तक बढ़कर करीब 3 करोड़ 30 लाख हो गई थी। और ऐसा अनुमान है कि यदि वस्तु के निर्माण में 5 व्यक्ति लगते हैं तो 4 व्यक्ति उसके विपणन में लगे होते हैं, यानी 5 लोग उत्पादन में और 4 लोग उसके विपणन का मतलब हमने पहले भी कह दिया कि माल के निर्माण के पश्चात उनके भंडारण, संग्रहण, विज्ञापन और उनके वितरण के लिए जो भी कार्य होंगे ये सब विपणन के अंतर्गत भी आएंगे। तो 4 लोग विपणन में लगे रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 35% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विपणन में लगा हुआ है। यानी विपणन हमारा जो क्षेत्र है वो प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है, और ये किन प्रकार समाज को रोजगार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दूसरा है कि जब रोज़गार उपलब्ध होंगे तो लोगों के जो रहन सहन का स्तर है वो बदलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि विपणन जनसाधारण को नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराता है। विपणन से तो रोजगार मिला ही, लेकिन जब वही व्यक्ति एटलीस्ट उन वस्तुओं के उपयोगकर्ता भी होते हैं या समाज में और भी लोग होते हैं जो उपयोगकर्ता होते हैं, तो उन्हें जब विपणन संबंधी यानी अगर हम देखें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां आई हैं, ये ऐसी ऐसी वस्तुएं बाज़ार में देखने को मिल रही हैं जिनको उपभोक्ता पहले जानते नहीं थे या उन्होंने देखा नहीं था। तो इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक आसानी से उपलब्ध कराया गया, तो उससे क्या होगा कि उनके उनके पहनने, खाने या उनके रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ से व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विपणन जनसाधारण को नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है। इसके लिए जनसाधारण को नई नई वस्तुओं की जानकारी देने के लिए आप देख सकते हैं कि टीवी पर आए दिन नित नए विज्ञापन दिखाए जाते हैं और इन विज्ञापनों का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि दुकान में जाने के बाद प्रत्येक उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं की मांग करता है। तो विज्ञापन भी विपणन का एक माध्यम है। तो विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि वस्तु उनके लिए किस प्रकार आवश्यक और लाभदायक है। कई बार वस्तुओं का उत्पादन कर लिया जाता था, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, किन स्थानों पर उपयोग है, इसकी जानकारी उपभोक्ता तक नहीं होती थी, तो उपभोक्ता वो उन वस्तुओं को क्रय ही नहीं करता था। लेकिन आज विज्ञापनों के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से या उनके वीडियोस के माध्यम से उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं के उपयोग के बारे में बताया जाता है और उपभोक्ता अपने उपयोग की वस्तुओं का क्रय या उसकी मांग अपने नज़दीकी दुकानों से करता है। इस प्रकार के लोगों से रहन सहन का स्तर में बदलाव देखने को मिलता है कि लोग जहाँ पहले कंप्यूटर यूज़ करते थे, लैपटॉप के बाद स्मार्टफोन्स, और ऐसे ही नित नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उनके खाने पीने की चीज़ें, उनकी रोज़मर्रा की वस्तुओं में कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता चला जा रहा है। तीसरा है अर्थशास्त्र को मंदी काल से बचाना, अर्थव्यवस्था को मंदी काल से बचाना। अर्थव्यवस्था को मंदी काल से बचाने का सीधा सीधा अर्थ है कि जितनी ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होगा, जितनी ज़्यादा वस्तुएं बेची जाएंगी, उतनी ज़्यादा जो आय है राष्ट्र को मिलेगी और कहीं ना कहीं विकास कार्यों में उन राशियों का उपयोग होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था को मंदी से कैसे बचाता है विपणन, ये भी समझने की बात है। तो विपणन किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाता है, ये जानने के लिए ज़रा समझते हैं कि यदि वस्तुओं का विपणन ना हो या कम मात्रा में हो या ग्राहकों द्वारा उनको क्रय न किया जाए तो देश में क्या हो जाएगा, मंदी काल आएगा। हर जगह स्टॉक रुक जाएंगे, हर जो निर्मित वस्तु है वो वहीं की वहीं रहेगी। अगर किसी वस्तु का विज्ञापन ना किया जाए, उपभोक्ता तक उसकी जानकारी ना जाए या उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन ना किया जाए, केवल उत्पादन करके रख दिया जाए, तो वस्तुएं एक ही जगह स्थिर हो जाएंगी और इससे प्रत्येक व्यक्ति या देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। कारखानों में स्टॉक एकत्रित हो जाएंगे, वैसे ही वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बेरोजगारी भी फैलेगी, जैसा भी आप लोग देख पा रहे होंगे कोरोना काल में बहुत सारी जगहों पर उत्पादन प्रभावित हुआ है और जहां उत्पादन प्रभावित हुआ है वहां पर लोगों के रोजगार भी जा चुके हैं। तो बेरोजगारी फैल जाएगी एवं सरकारी आय भी क्या हो जाएगी, कम होगी। सरकारी आय कैसे कम होगी, जब लोगों को इनकम होगी तो वो आय कर देंगे, जब लोगों के द्वारा वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो वो टैक्स चुकाती हैं। तो इस प्रकार से इनकम जो गवर्नमेंट की है वो भी कम हो जाएगी। आधुनिक विपणन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु का उत्पादन कर देश की अर्थव्यवस्था को इन परिणामों से बचाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के मंदी काल से बचाता है। चौथा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अभी हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति या ग्राहक आवश्यकता अनुसार अगर अपनी वस्तुओं को क्रय करता है तो कहीं ना कहीं किसी न माध्यम से वह कर का भुगतान कर रहा होता है। जब विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। यदि कम प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी, कम रहती है।
5वां है वितरण लागतों में कमी करना। एक अच्छी वितरण व्यवस्था वस्तु की वितरण लागत में कमी करती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्यों में कमी कर दी जाती है। कैसे? अगर सही तरीके से हम वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करें, वस्तु का निर्माण करके एक स्थान पर रखा जा रहा है, उसके लिए अलग से स्टोरेज की व्यवस्था करके रख दी जाती है आज, और उपभोक्ता को जब जब आवश्यकता पड़ती है वहाँ तक वस्तुओं को पहुँचाया जाता है। यदि निर्माता द्वारा इस लाभ को समाज तक नहीं पहुँचाया जाता है तो भी परोक्ष रूप से समाज लाभान्वित होता है। वो कैसे? यदि निर्माता इस लाभ को कर्मचारियों पर या उपभोक्ताओं के अनुसंधान पर भी खर्च कर दे। अनुसंधान किस प्रकार का पिछले बार हमने देखा है अनुसंधान करना। अनुसंधान करने के अंतर्गत हमने ये जाना था कि ग्राहकों को किस प्रकार की वस्तु पसंद है, किस आकार की वस्तु पसंद है, किस रंग की वस्तु पसंद है, किस गुणवत्ता की वस्तु पसंद है। इन सब चीज़ों के संबंध में जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं उससे वो ग्राहकों को या समाज को अच्छी वस्तु, उनकी पसंद की वस्तु उन्हें प्रदान की जाती है जो कि समाज को लाभान्वित करती है। चलिए देखते हैं कि ये निर्माताओं के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला, नियोजन एवं निर्णय में सहायक। नियोजन यानी प्लानिंग करना। वस्तु के निर्माण से पूर्व ग्राहकों से वस्तु के मूल्य, वस्तु की किस्म, वस्तु के रंग, वस्तु के आकार के संबंध में उनकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पहले ही जान लिया जाता है विपणन के माध्यम से ही, तो जिससे निर्माताओं को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। वस्तु किस आकार का बनाना है, किस रंग का बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, कितने कितने रंग की अलग अलग वस्तुएं बनानी है, क्योंकि वह उन ग्राहकों की रुचि के अनुसार ही होती हैं या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्मित की जाती है, जिससे निर्माताओं के लिए हर कार्य आसान हो जाता है और उनकी लागत भी उसकी वजह से कम आती है। दूसरा है आय सृजन में सहायक। विपणन का अध्ययन आय सृजन में सहायक होता है। एक व्यवसाय में आय कमाने का उत्तरदायित्व विपणन विभाग का ही होता है। यदि विपणन विभाग के द्वारा सही आकलन न किया जाए, सही नियोजन न किया जाए, सही निर्णय न लिया जाए, इससे सारे विभाग प्रभावित होंगे। यदि विपणन विभाग के अनुसंधान में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, थोड़ी सी भी चूक अर्थात ग्राहकों की रुचि को पहचानने में त्रुटि हो जाती है, ग्राहक ने बताया कि उसे आकार, ग्राहक से मान लेते हैं सर्वे कार्य में ग्राहकों से केवल उनकी रुचि के संबंध में ये पूछा जाता है आकार के संबंध में, लेकिन उसके रंग के, किसी वस्तु के रंग के संबंध में ना पूछा जाता। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन कितनी कीमत का होना चाहिए ये ग्राहकों से पूछ लिया गया, किस वजन का होना चाहिए पूछ लिया गया, लेकिन रंग के बारे में यदि ग्राहकों से ना पूछा जाए और मोबाइल निर्माता कंपनी के द्वारा लाल रंग की मोबाइल बना दी जाए और ग्राहकों को वो लाल रंग पसंद ना आए, तो उस वस्तु का निर्माण करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो सारा कार्य किस पे डिपेंडेंट है, विपणन पे। विपणन जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होती है, और अगर शुरुआत में ही विपणन कार्य के अंतर्गत यदि अनुसंधान के समय ग्राहकों की रुचि जान ली गई होती रंगों के बारे में कि उन्हें किस रंग के मोबाइल पसंद है और उस रंग कि उतनी मात्रा की मोबाइल फ़ोन बनाए जाते, तो शायद वो बाज़ार में आसानी से बेचे जा सकते हैं। तो इससे ना क्रय विभाग प्रभावित होता, ना विक्रय विभाग प्रभावित होता, ना कोई अन्य क्षेत्र प्रभावित होता, और वो आसानी से निर्माता अपनी मोबाइल फ़ोन बाज़ार में बेच सकते हैं। ठीक है। तीसरा है वितरण में सहायक। विपणन का अध्ययन एक निर्माता कंपनी को यह बताता है कि कम से कम लागत तथा अधिक से अधिक सुविधाजनक केंद्रों से उपभोक्ताओं को वस्तु किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए। आज के इस प्रतियोगिता युग में वही निर्माता सफल हो सकता है जिसका विपणन लागत कम से कम हो। स्वाभाविक सी बात है, आज कंपटीशन का समय है। इस समय कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्राप्त करना उपभोक्ता अपना अधिकार समझता है। जो हमने पहले भी देख लिया है कि उपभोक्ता को क्या माना गया, किंग मान लिया गया है। यानी उपभोक्ता जो कहता है वही सही, उसी प्रकार की वस्तु बनाई जाए या उसी के अनुसार वस्तु का निर्माण किया जाए, और
उपभोक्ता के कहे अनुसार यदि हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, निर्माताओं के द्वारा निर्मित किया जाता है, उनकी इच्छा अनुसार, उनकी मांग के अनुसार, और उसका वितरण भी उसी तरीके से किया जाता है, तो निर्माता कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य होता है। चौथा है सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक। विपणन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की बदली हुई परिस्थितियों की सूचनाएं विपणन प्रबंधक के पास पहुंचती है। सूचनाओं का आदान प्रदान का मतलब सीधी सी बात है सर्वे करना, ग्राहक की बातों को निर्माताओं तक पहुंचाना और निर्माता की बातों को ग्राहकों तक पहुंचाना, जिससे विपणन का कार्य हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे, जैसे कि हम चाइना को लेते हैं तो चाइना ने भारत के बाज़ार पर लगभग कब्जा सा किया हुआ था। वो भारत के ग्राहकों के सर्वे रिपोर्ट्स अपने उच्च सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा बनवाकर लेकर जाता था, और ग्राहक जो भारतीय ग्राहक हैं उनकी इच्छा, उनके बाइंग कैपेसिटी के आधार पर उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके या उनके लिए जो सुविधाजनक या आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करके वो भारत के बाज़ार में बेचा करता था। तो वो किस तरीके से हज़ार किलोमीटर दूर वो चाइना में जो निर्माता कंपनियां हैं वो किस प्रकार से अपनी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, केवल और केवल सर्वे के कारण, जो कि विपणन का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये तो हुआ निर्माताओं के वितरण का महत्व। आइए जानते हैं उपभोक्ता के लिए विपणन का क्या महत्व है। चूँकि अभी तक हम दोनों पार्ट में ये देख पा रहे थे कि उपभोक्ता जो होता है वो बाजार का राजा होता है। चूँकि वो राजा है तो उसके कहे अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो उपभोक्ता के लिए विपणन काफ़ी महत्व है। उपभोक्ता को उस आर्थिक प्रणाली का भी ज्ञान होना चाहिए जिसका कि वह एक अंग है। जिस प्रकार चुनाव के दौरान एक मतदाता अपने विद्वतापूर्ण निर्णय के लिए बहुत सी बातों की जानकारी करता है, उसी प्रकार उपभोक्ता को भी वस्तु की खरीद के समय विपणन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विपणन के ज्ञान के कारण ही हम देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं में बराबर वृद्धि हो रही है। सहकारी संस्थाओं की वृद्धि होने का मतलब आप गौर से देखिए, पहले वस्तु निर्माता के बाद सुपर स्टॉकिस्ट के पास आती थी, सुपर स्टॉकिस्ट के पास से एजेंट के पास, एजेंट के पास से फिर थोक व्यापारी के पास, थोक व्यापारी के पास से फिर फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी के बाद उपभोक्ता तक पहुंचती थी। इस दौरान बहुत सारी राशि कमीशन के रूप में या लाभ के रूप में अन्य इन एजेंट या सुपर स्टॉकिस्ट या थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सहकारी संस्थाएं खोली गई, सहकारी संस्थाओं के द्वारा सीधा माल निर्माता कंपनियों से परचेस किया जाता है या क्रय किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी वस्तु की लागत 40% तक कम हो गई। यानी क्रय जो वस्तु अगर बाज़ार में 10 रुपये की है तो वह सहकारी संस्थाओं को 6 रुपये में ही उपलब्ध हो पाती थी। यानी 40% 40% तक की उनकी विपणन व्यय या बचत हो जाती थी। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए भी विपणन का ज्ञान होना आवश्यक है। चौथा है अर्थव्यवस्था के लिए विपणन का महत्व। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में विपणन अपना महत्व होता है। यदि कोई देश अपनी जनता को उचित मूल्य पर उचित क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध कराना चाहता है तो वह विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर ऐसी व्यवस्था करता है। लेकिन ऐसा उसी समय किया जाता है जबकि व्यवसायी सरकार के साथ सहयोग करने की भावना नहीं रखते। वे देश जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ औद्योगिकीकरण हो रहा है, जहाँ नगरीकरण का काम चल रहा है, वहाँ विपणन की नई नई समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए विपणन का महत्व भी बढ़ता चला गया है। जैसे भारत में विपणन की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1935 में कृषि विपणन सलाहकार नियुक्त किया था। आज भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में एक विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है, जिसका प्रमुख अधिकारी कृषि विपणन सलाहकार है। केंद्रीय सरकार के यहाँ उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नाम से एक मंत्रालय है, जिसका कार्य उन वस्तुओं का समान वितरण करना है जिन पर विभिन्न कानूनों के अंतर्गत किसी प्रकार के नियंत्रण लागू हैं।
यह कानून भारत सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम आदि है। तो आज हमने जो जाना वो है विपणन का महत्व। अगले वीडियो में हम देखेंगे विपणन के कार्य। गुड नाइट।